नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत झा आपका स्वागत करता हूं। और 30 मिनट सीरीज चल रही है, उसकी नेक्स्ट क्लास है। अभी तक हमने डीपीएसपी को कंप्लीट किया था पिछली क्लास में, और आज हम उससे आगे भाग 4 का मूल कर्तव्यों को पढ़ेंगे। साथ ही इस क्लास में हम मूल कर्तव्यों के साथ में संविधान की संघात्मक और एकात्मक विशेषताओं को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मूल कर्तव्यों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ये मूल संविधान में थे या नहीं थे, और यदि नहीं थे तो इनका प्रावधान क्यों नहीं किया गया था। तो आरंभ में सभी लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत ने भी मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया था। मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया था। ठीक है, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में मूल कर्तव्य नहीं है, वैसे ही हमने भी मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया था। मूल कर्तव्य जो है वो समाजवादी देशों की विशेषता है। मूल कर्तव्य समाजवादी देशों की विशेषता है, जैसे कि यूएसएसआर। ठीक है, लेकिन एक देश जो समाजवादी नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक है और मूल कर्तव्यों की विशेषता स्थापना की हुई है इसने, वो है जापान। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इतने समय के बाद मूल कर्तव्यों की आवश्यकता पड़ी क्यों। बेसिकली हुआ क्या कि आपको पता है 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक, और आपातकाल की घोषणा के दौरान लोगों को उनके कर्तव्य याद दिलाने के लिए इंदिरा गांधी सरकार चाह रही थी कि इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए। तो उसने एक समिति गठित की, किसकी अध्यक्षता में है, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, और इस समिति को कहा गया कि मूल अधिकारों को किस तरह से लागू किया जाए इसके बारे में विचार करना था। तो समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की। 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की, और साथ ही इसने मूल कर्तव्यों को दांडिक प्रवृत्ति का बनाने का कहा था। दांडिक प्रवृत्ति का अर्थात उल्लंघन होने पर दंड दिया जा सकता हो, तो ये कहा था। तो सरकार ने इनकी सिफारिशों को मान लिया और इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, और इसके अनुसार भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा। भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा। और इन्होंने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने कितने जोड़े, 10 मूल कर्तव्य जोड़े। 10 मूल कर्तव्य जोड़े, और ये दांडिक प्रवृत्ति वाली सिफारिश को भी नहीं माना गया। ठीक है, तो इसको सरकार ने नहीं माना। तो ये सारे प्रावधान किए। तो चलते हैं स्लाइड पर। देखिए, आरंभ में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्यवस्था नहीं थी, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये जर्मनी लिखा हुआ है, जर्मनी आदि की तरह। लेकिन आपातकाल के दौरान यह आवश्यकता महसूस हुई, तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, मूल कर्तव्यों की संभावना तलाशने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने अपनी सिफारिश में 8 कर्तव्य जोड़ने की बात कही,
और समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया, जिसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। समिति ने कितने की सिफारिश की थी? 8 की सिफारिश की थी। तो 10 मूल कर्तव्य कौन से जोड़े गए? तो देखिए 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो पहली चीज, कर्तव्य नागरिकों के हैं, विदेशी व्यक्तियों के नहीं है। ठीक है, कर्तव्य नागरिकों के हैं, विदेशी व्यक्तियों के नहीं है। अब 10 कर्तव्य क्या है? तो संविधान और उसके आदर्शों जैसे संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो प्रेरित करे ऐसे आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। ये गलत लिखा है यहाँ पे, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना। फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। मिसप्रिंट हो रहा है, ये है अक्षुण्ण, अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व, ये भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और वर्ग आदि सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इन्होंने कर्तव्य में क्या कहा कि देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें और भारत के लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो किसी भी भेदभाव को मनाही करती और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यानी कि उसको सुरक्षित रखें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावनाओं का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। तो ये 10 जो थे, यहाँ तक ये 10 मूलतः संविधान में जोड़े गए थे। देखिए बेसिकली क्या था कि उस समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो लोगों को उनके कर्तव्य याद दिलाए गए कि आपका कर्तव्य क्या है। सार्वजनिक संपत्ति को किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसा कहा। क्योंकि लोग उस समय ये आपातकाल का विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। क्या कहा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखें, किसी तरह का विद्रोह ना करें। तो ये सारे मूल कर्तव्य उसी क्रम में जोड़े गए थे। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, तो याद रखें भाग 4 का में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। और एक बार संशोधन कब किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। जब अपन लोग अधिकार पढ़ रहे थे उस समय भी बताया था कि 86वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था, और डीपीएसपी में भी बताया था। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां कर्तव्य, और कहा था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना मूल कर्तव्य है। ठीक है, किसका? उनके माता पिता या गार्जियन का। तो ये मूल कर्तव्य हुए। अब मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या हैं? तो मूल कर्तव्य क्या परिवर्तनीय है? तो परिवर्तनीय नहीं है, और ये मिसप्रिंट हुआ है, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय और दांडिक नहीं है। ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं
कि यदि इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय नहीं जा सकता, और दांडिक नहीं है यानी कि इनके उल्लंघन पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इस चीज़ को याद रखना कि स्वर्ण सिंह समिति ने इनको दांडिक प्रवृत्ति के बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद कुछ नैतिक हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्य दया भाव रखना, महिलाओं का सम्मान करना, ये नैतिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना। तो इस तरह तो कुछ नैतिक हैं, कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। ये भारतीय जीवन पद्धति पर आधारित है और ये केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। कुछ मूल कर्तव्य ऐसे थे जिनकी सिफारिश तो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन स्वीकार नहीं किए गए। वो कौन कौन से थे? तो एक तो था दंड या सजा का प्रावधान संसद कर सकती है। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि दंड का प्रावधान करने की बात कही थी, तो इसको नहीं माना। कर अदायगी को मूल कर्तव्य बनाने के लिए सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, इसको नहीं माना। और स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि मूल अधिकारों की प्राप्ति मूल कर्तव्य के आधार पर होना चाहिए, तो इसको भी नहीं माना। ये तीन नहीं माने थे। मूल कर्तव्य का प्रावधान समाजवादी देश रूस से ग्रहण किया गया है, और बर्मा संधि 1992 भी मूल कर्तव्य से ही संबंधित है। ठीक, तो मूल कर्तव्य समझ आया। यहाँ तक था मूल कर्तव्य के बारे में प्रावधान। तो देखिए एक बार समझ लेते हैं मूल कर्तव्य। ओके, कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976 में। ठीक है, कहाँ से लिया है प्रावधान? रूस से। समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। मूलतः कितने थे? 10। संशोधन कब किया गया? तो 86वां संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य के बारे में सारी बातें हुई। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आज के क्लास में अपना संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षण। तो देखिए संविधान की विशेषताओं को जब आप पढ़ेंगे तो संविधान की संपूर्ण विशेषताएं दो कैटेगरी में कैटेगराइज की गई हैं। एक कैटेगरी में उसके संघात्मक लक्षणों को रखा गया है और एक कैटेगरी में उसके संघात्मक लक्षणों के साथ में एकात्मक लक्षणों को भी रखा गया है। तो संघात्मक और एकात्मक लक्षण कौन से होंगे? देखिए संघात्मक, एकात्मक। संघात्मक ऐसे लक्षण होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों को शक्ति प्रदान करते हों, दोनों में बंटवारा करते हों, दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हों। केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग सत्ता को स्वीकार करते हों, उनको कहेंगे हम कौन से? संघात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण कौन से हैं? तो एकात्मक लक्षण वो होते हैं जहां केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य उसके अधीन होता है, राज्य के पास उसकी तुलना में कम शक्ति होती है। तो ऐसे लक्षण जो केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं, केंद्र को ज़्यादा शक्ति देती हैं, वो एकात्मक लक्षण होंगे। ऐसे लक्षण जो या ऐसी विशेषताएं जो राज्य को कमजोर करती हों वो एकात्मक होंगी, और जो केंद्र और राज्य को बराबर शक्तियां बांटती हों वो संघात्मक होंगी। तो संघात्मक कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि देखिए अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा। अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा, तो यहाँ राज्य को राज्य सूची के विषय दिए गए हैं,
संघ को संघ सूची को और समवर्ती सूची में दोनों के अधिकार को। तो ये हो गया, ये संघात्मक विशेषता है। दूसरा, कठोर व लिखित संविधान। ठीक है, तो ये दूसरी व्यवस्था है कि कठोर और लिखित संविधान और संविधान का शासन। ठीक है, कठोर संविधान है यानी कि संविधान संशोधन जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बताया जाएगा कि कुछ प्रावधान जो है वो राज्यों की अनुमति के बिना संशोधन नहीं हो सकते, कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। तो कठोर और लिखित संविधान है जिसकी सर्वोच्चता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का अर्थ क्या हुआ कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों का अधिग्रहण करती है तो न्यायपालिका उनको सुरक्षित रखती है। तो इस तरह की चीजें, ये क्या है, संघात्मक विशेषताएं हैं। ठीक है, एकात्मक विशेषताएं जैसे कि आपातकाल के प्रावधान, जैसे कि एकल नागरिकता, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होना, और क्या आ जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति, और क्या आ जाएगा, ऑल इंडिया सर्विस, और क्या आ जाएगा, तो एकल नागरिकता। इस तरह की चीजें ये एकात्मक लक्षण होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संविधान की संघीय विशेषताएं। द्विराज पद्धति, संघ स्तर पर संघ सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। तो ये दो अलग अलग सरकारें होती हैं, राज्य की अपनी सरकार है, केंद्र की अपनी सरकार है। ये कैसी, दोनों को अलग अलग सत्ता दे रही है, इसलिए कैसी विशेषता है, संघीय विशेषता है। लिखित संविधान है जिसको केंद्र और राज्य दोनों को मानना पड़ता है, दोनों को बराबर चीजें हैं, तो ये संघीय विशेषता है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र सूची में 90 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन, तो ये भी संघीय विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता है हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं जैसे ब्रिटेन की तरह, ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी कुछ भी कर सकती है। तो वहाँ पर ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। कठोर संविधान, कठोर संविधान का मतलब होता है कि ऐसा नहीं जिसमें नियम वो प्रावधान कठोर है, उसके जो संशोधन करने की शक्ति है वो कठोर है। लेकिन यूएसए की तरह भी कठोर नहीं है कि यूएसए में संशोधन करना कहीं ना कहीं असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ सरल भी नहीं है और कठोर भी नहीं है, दोनों के बीच का सिस्टम लिया गया है। कुछ प्रावधान है जो राज्यों की अनुमति के बिना, संघीय प्रावधान जितने होंगे वो राज्य की अनुमति के, जिसमें आधे राज्यों की सिफारिश की आवश्यकता होगी, कुछ विशेष बहुमत की आवश्यकता से, कुछ साधारण बहुमत से। संविधान संशोधन की क्लास में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होती है। राज्यसभा किस लिए है, तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और लोकसभा किसके लिए है, तो लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा होती है। ठीक है, तो ये सब कैसी हैं, उसकी संघात्मक विशेषताएं हैं। यहां से प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न होगा निम्न में से कौन एकात्मक लक्षण
है? निम्न में से कौन एकात्मक लक्षण है? और 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3, 4। 3 इनमें से उठा के दे देगा, 1 उनमें से दे देगा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, तो ये उसका एकात्मक लक्षण हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न सामान्य बनते हैं, बट समझ होनी चाहिए। तो शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। अब शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में है कैसे? तो ये 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन करती है। इसमें 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। देखिए, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। संघ पर कौन बनाएगा? संघ सरकार। और समवर्ती सूची पर दोनों। लेकिन मान लीजिए दोनों में टकराव हो जाए, तो टकराव की स्थिति में संघ का कानून मान्य होगा। एक बात। दूसरी बात, अपशिष्ट शक्तियां वो भी संघ के पास हैं। तीसरी बात, राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है यदि राज्यसभा कह दे तो। ठीक है, तो देखिए आप, राज्य का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किस पर है? राज्य सूची पर ही है अच्छे से। लेकिन समवर्ती सूची पर तो दोनों ही बना सकते हैं। अब मान लीजिए केंद्र और राज्य में टकराव हो जाए तो किसका मान्य हो जाएगा? संघ का कानून मान्य होगा। तो किसकी तरफ झुकाव है? संघ की तरफ। और जो इन तीनों सूची में नहीं है, ऐसी किसी विषय पर कानून बनाना है, तो वो अधिकार किसका होगा? तो अपशिष्ट शक्तियां भी किसके पास है? संघ के पास। तो झुकाव संघ की तरफ है। राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है संसद जब राज्यसभा कह दे या फिर आपातकाल लागू हो। तो ये भी क्या है? राज्य की तरफ शक्ति का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। स्पष्ट हुआ। फिर भारत में राज्य नश्वर हैं, यानी कि राज्य नश्वर होने का मतलब क्या है? उनके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, तो राज्य नश्वर हैं। ये भी एकात्मक विशेषता। और ये परिवर्तन करता कौन है? संसद परिवर्तन करता है। आपातकाल संविधान, एकल संविधान, एकल संविधान है और वही केंद्र और वही राज्य के लिए। तो एकल संविधान भी एकात्मक विशेषता है। संशोधन प्रक्रिया का लचीला होना, देखिए वहां भी संशोधन प्रक्रिया को रखा था हमने। इसमें कठोर संविधान, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का कठोर होना, और इसमें भी ये गुण क्यों है? क्योंकि कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं, तो इसलिए संशोधन की प्रक्रिया का लचीला होना। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानता होना, जैसे राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सांसद कहाँ से पहुँचते हैं? यूपी से। तो कहीं से 80-80 सांसद, 31-31 सांसद जा रहे हैं, 30-30, और कहीं से एक एक भी नहीं पहुंच रहा है। तो राज्य समान कहाँ है? अलग अलग हो गए। जबकि यूएसए में क्या व्यवस्था है कि सबको समान 2 सीटें प्राप्त हैं, चाहे कोई राज्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको बराबर 2 सीटें प्राप्त हैं। तो यहाँ राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में भी असमानता, ये भी एकात्मक लक्षण है। आपातकालीन उपबंध, और आपातकालीन उपबंध तो जैसे ही लागू होते हैं तो पूरे संघात्मक विशेषता को एकात्मक में परिवर्तन कर देता है, सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास आ जाती है। ठीक। एकल नागरिकता, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हमारे यहाँ सिर्फ देश का नागरिक होता है, राज्य का कोई नागरिक होता ही नहीं है, तो एकल नागरिकता। ठीक। उसके बाद है एकीकृत न्यायपालिका। अमेरिका में संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य कानून राज्य की न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। वही केंद्र के कानून लागू करवाती है, वही राज्य के कानून लागू करवाती है। अंतिम अपीलीय न्यायाधिकरण, अंतिम अपीलीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो वो एकीकृत न्यायालय है। ठीक। उसके बाद है अखिल भारतीय सेवाएं। ऑल इंडिया सर्विस जो होती हैं,
इनकी नियुक्ति, चयन, परीक्षा, प्रशिक्षण सब कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये सेवाएं कहाँ देती हैं? राज्यों में। तो ये भी क्या है? भारत की अधिकारी है केंद्र सरकार के और राज्यों में सेवा दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एकात्मक विशेषता है। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, ये लेखा है, लेखा जांच मशीनरी। अब एकीकृत लेखा जांच मशीनरी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सीएजी, राज्यों के लिए अलग सीएजी नहीं होता, वही केंद्र का सीएजी ही राज्यों की जांच करता है, वही केंद्र की जांच करता है। और जिस इस पर नियंत्रण किसका है? केंद्र का नियंत्रण है। तो ये भी एकीकृत विशेषता है। राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है, राज्यसभा द्वारा यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाए या आपातकाल की स्थिति हो। तो ये कैसी विशेषता हो गई? एकात्मक, संघ के विरुद्ध है। राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है। और राष्ट्रपति किस तरह काम करता है? सबको ही पता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। तो राष्ट्रपति का मतलब मंत्रिपरिषद यानी कि केंद्र सरकार। तो ये भी। और एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ही है, यही राज्यों के चुनाव कराता है, यही केंद्र के चुनाव कराता है। तो एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, ये सारी विशेषताएं कैसी हैं? तो ये सारी विशेषताएं एकात्मक विशेषताएं हैं। तो यहाँ तक हमने देखा और आज हमने दो चीज़ें कंप्लीट की। दो चीज़ें कंप्लीट की। एक तो क्या कंप्लीट किया? मूल कर्तव्य। और दूसरा क्या कंप्लीट किया? संविधान की विशेषताएं। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मूल ढांचे का सिद्धांत। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि मूल ढांचे का सिद्धांत कब दिया, कैसे दिया। तो इसमें हम पढ़ेंगे शंकरी प्रसादवाद 1951, गोलकनाथवाद 1967, केशवानंद भारतीवाद 1970, इंदिरा नेहरू गांधीवाद 1975 1975, उसके बाद मेनका गांधीवाद वो मिनर्वा मिल्सवाद 1980। तो इसको मूल ढांचे का सिद्धांत और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसको ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके बाद आ जाएंगे हम संघीय कार्यपालिका, उसके बाद आएंगे संघीय कार्यपालिका जिसमें पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, सीएजी, इन सब चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा। तो क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कोई कमी दिखती है तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।